Hello friends, welcome to our next video, Basics of Stock Market, episode number 3. In this video, we will talk about important steps before starting trading and investment in share market. So let's begin the video. Table of content. In this video, we will talk about 8 important steps before starting the investment. That is number 1, investment goal. Number 2, identify trading style. Number 3, capital size. Number 4, risk and return expectations. Number 5, market directions. Number 6, stock selection based on fundamental and technical analysis. Number 7, asset allocation. Number 8, corporate actions and market news. So let's start with investment goals. आइडेंटिफाई योर इन्वेस्टमेंट गोल्स। शेयर मार्केट में किसी भी तरह का ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपना इन्वेस्टमेंट गोल आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हर एक इन्वेस्टर का कैपिटल साइज और गोल प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 2, रिटायरमेंट प्लानिंग। अगर अभी आप यंग एज में हैं और अपना रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहते हैं, एक अच्छा खासा अमाउंट कॉर्पस आप लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग करना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट में आप रिटायरमेंट प्लानिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 3, चाइल्ड एजुकेशन या चाइल्ड मैरिज। आप लॉन्ग टर्म में अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं या बच्चों की मैरिज के लिए प्लान करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 4, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन गेन्स। अगर आप मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, वो भी आपका एक इन्वेस्टमेंट गोल हो सकता है। आप कोई एक हाउस खरीदना चाहते हैं, कोई एक ड्रीम कार बाय करना चाहते हैं, ये भी आपका एक इन्वेस्टमेंट गोल हो सकता है। या फिर एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लिए आप शेयर मार्केट में एंट्री एज अ बिगिनर लेना चाहते हैं, या फिर एज अ फुल टाइम ट्रेडर भी आप स्टॉक मार्केट में एज अ बिगिनर एंट्री कर सकते हैं। नंबर 2, आइडेंटिफाई योर ट्रेडिंग स्टाइल एंड इन्वेस्टर टाइप। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ट्रेडिंग कई तरह से की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में आप शेयर्स सेम डे खरीदते हैं और सेम डे ही सेल कर देते हैं। नंबर 2, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली 1 वीक टू 1 मंथ या 2 महीने के लिए भी हम कर सकते हैं। आपने कोई स्टॉक आज बाय किया, आप उसे सेम डे नहीं सेल आउट करते, आप उसे 1 वीक, 15 डेज या 2 महीने के लिए रखते हैं और ऑन एन एवरेज 8 से 10% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रहता है उसमें। नंबर 3, शॉर्ट टर्म। आप 3 से 6 महीने के लिए भी ट्रेडिंग कर सकते हैं शेयर मार्केट में। आपने कोई स्टॉक आज खरीदा और 3 से 6 महीने के लिए उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया और ऑन एन एवरेज आपको 15%, 20% एक लेवल पर जब प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। या फिर आप 3 से 5 साल के लिए भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ट्रेडिंग करना है या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, ये हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, क्योंकि हर एक स्टॉक का डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर रहता है। कुछ स्टॉक ट्रेडिंग पर्पस के लिए है, कुछ स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी आपको रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड भी देती है, बोनस भी देती है और अदर बेनिफिट्स भी आपको शेयर मार्केट में मिल जाते हैं। इन्वेस्टर टाइप। शेयर मार्केट में बहुत तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं और रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी हायर साइड पर होता है। बेसिकली वो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर रिस्क तो है लेकिन रिटर्न भी कई गुना रहता है। नंबर 2, मॉडरेट इन्वेस्टर, जो कंपैरेटिवली अग्रेसिव इन्वेस्टर से कम रिस्क लेते हैं और रिस्क भी थोड़ा एवरेज ही रहता है। नंबर 3, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं
ब्लू चिप कंपनीज में, जहां उन्हें रिटर्न ऑन एन एवरेज ईयरली 20 से 25% का मिलता है, लेकिन उनका कैपिटल सिक्योर रहता है। मींस कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ मेंटेन करके रखती है। सो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आप मार्केट में ट्रेडिंग करने के पर्पज से आ रहे हैं या एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में एंटर कर रहे हैं। नंबर 3, कैपिटल साइज। शेयर मार्केट में हर एक इन्वेस्टर का कैपिटल साइज या इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिफरेंट होता है। कैपिटल साइज हर एक इन्वेस्टर का डिफरेंट होता है। आप शेयर मार्केट में मंथली बेसिस पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वन टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ऑन मंथली बेसिस। अगर आप हर महीने 1,000 रुपया भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो एक साल में लगभग आपने 12,000 इन्वेस्ट किया, और यही अगर आप 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 60,000 आपका मार्केट में प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट हो जाता है, और उस कैपिटल के ऊपर ऑन एन एवरेज आप 25 से 30% का रिटर्न आराम से निकाल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। नंबर 2, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, 5 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, 20 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी अमाउंट, आप किसी भी अमाउंट से स्टॉक मार्केट में अपना काम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 4, शेयर मार्केट में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत से रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने होते हैं। सो दैट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। हमें अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रखना होता है ताकि हम बेहतर डिसीजंस ले सके शेयर मार्केट में। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारा एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो शेयर परफॉर्म नहीं करता, तो हमें स्टॉप लॉस को फॉलो जरूर करना चाहिए। आपने देखा ही होगा पिछले काफी सालों में काफी कंपनीज के शेयर्स जीरो तक पहुंच गए। फॉर एग्जांपल आप DHFL, यस बैंक, PC ज्वेलर्स, ये स्टॉक एक समय पर बहुत हायर लेवल पे ट्रेड कर रहे थे, लेकिन कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में आने पर इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा लॉस बियर करना पड़ा। सो जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें स्टॉप लॉस फॉलो जरूर करना चाहिए। मान के चलिए आप कोई शेयर 100 रुपए पर लेते हैं तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप उसमें 90 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 80 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या 50% स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। नंबर 2, प्रॉफिट बुकिंग ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न। जब आप एक प्रॉफिटेबल स्टॉक में रहते हैं तो कभी आपको उसमें प्रॉफिट बुक भी करना जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल रहता है, वही स्टॉक वापस नीचे भी आ जाता है। और मार्केट में कभी भी आपको जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, हम अपने लॉसेस को कवर करने के चक्कर में और ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। और कभी भी हमें अपनी कैपिटल साइज से ज्यादा स्टॉक्स नहीं खरीदने चाहिए। और मार्केट का सबसे थंब रूल है, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और बाइंग सेलिंग के लिए टाइमली डिसीजन लेना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज मार्केट डायरेक्शन, नंबर 5। शेयर मार्केट में जब भी कभी हम इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट डायरेक्शंस हमें समझना बहुत जरूरी है। मार्केट बेसिकली 3 डायरेक्शंस में होता है। नंबर 1 इज बुलिश, यानी कि अप ट्रेंड में कोई स्टॉक या किसी भी कंट्री का मार्केट जब बुलिश डायरेक्शन में है तो हम उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2, बियरिश, यानी कि डाउन ट्रेंड। जब मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में जाता है तो हर एक स्टॉक, चाहे वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, सभी स्टॉक्स डाउनवर्ड जाते हैं। लास्ट 1 वीक में आपने देखा ही होगा, ग्लोबल सेंटीमेंट वीक होने की वजह से कंटिन्यूसली मार्केट फॉल होता रहा।
18,400 पर निफ्टी इंडेक्स चल रहा था, जो 1 वीक के अंदर लगभग 1000 पॉइंट डाउन गया और एट प्रेजेंट 17,000 के करीब निफ्टी इंडेक्स चल रहा है। और सेंसेक्स जो कि 61,000 के करीब ट्रेड कर रहा था और एट प्रेजेंट 59,000, 58,000 पर, फिर 57,000 पर आ गया सेंसेक्स। नंबर 3, साइडवेज और रेंज बाउंड। जब मार्केट ना अप ट्रेंड में है ना डाउन ट्रेंड में है, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, उसे हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। इसमें ना इन्वेस्टर्स अच्छा पैसा बना नहीं पाते। सो डाउन मार्केट में हम शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा बना सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी में हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके भी हम पैसा बना सकते हैं। नंबर 6, स्टॉक सिलेक्शन। मार्केट को एनालिसिस करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप होता है स्टॉक को आइडेंटिफाई करना। स्टॉक सिलेक्शन बेसिकली 2 तरीके से किया जा सकता है। दैट इज नंबर 1, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली कंपनी के बिजनेस मॉडल को आइडेंटिफाई करता है। कंपनी का प्रोडक्ट बेस क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या है, कंपनी की वर्थ क्या है, और कंपनी एट प्रेजेंट कितना कर्ज बैंक से ले चुकी है। ये सारा फाइनेंशियल पोजीशन में हम चेक कर सकते हैं। कंपनी इन फ्यूचर कितना ग्रोथ कर सकती है और अपने कॉम्पिटिटर से कंपनी कैसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये सब हम फाइनेंशियल पोजीशन में चेक कर सकते हैं। नंबर 4, मैनेजमेंट आउटलुक। कंपनी की मैनेजमेंट कितना एफिशिएंटली कंपनी के बिजनेस को रन कर रही है, ये सब हम फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू जान सकते हैं। पिछले 3 सालों में या पिछले 5 सालों में कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट में आ रही है या कंपनी कंटिन्यूसली नुकसान में जा रही है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बेस क्या है, कंपनी कितना एफिशिएंटली अपनी कैपिटल को यूज कर रही है, कंपनी का डेट कितना है, ये सब हम फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू जान सकते हैं। हमें जस्ट बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फंडामेंटल की, हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है फंडामेंटल एनालिसिस में। नंबर 2, टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली हमें कंपनी की स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू बताता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या कंपनी अंडर वैल्यूड है। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम किसी भी शेयर के प्राइसेस के ट्रेंड को एनालिसिस कर सकते हैं कैंडलस्टिक चार्ट के थ्रू मूविंग एवरेजेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, बोलिंगर बैंड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निकल टूल्स एनालिसिस में हम यूज कर सकते हैं। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली हमें एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस किसी भी स्टॉक में शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो हमें बताता है। नंबर 7, एसेट एलोकेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद हमें अपने पैसे को डिफरेंट एसेट में एलोकेट करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप 8 से 10 स्टॉक्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिसमें कि मान लीजिए आपने सीमेंट सेक्टर लिया, आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर लिया, बैंकिंग सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, या अदर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट किया। तो 8 से 10 स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी कैपिटल रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि अगर एक कंपनी परफॉर्म नहीं करती तो अनदर कंपनी उसको परफॉर्म करती है। आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, निफ्टी ईटीएफ में, या बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको फिक्स रिटर्न भी मिलता है। गोल्ड ईटीएफ, अगर इक्विटी मार्केट डाउन जाता है तो गोल्ड बेटर परफॉर्म करता है। अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आप निफ्टी का ईटीएफ भी खरीद सकते हैं, जो कि निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेसिकली प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं।
लाइक आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड या एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, इन म्यूचुअल फंड कंपनी के जो फंड मैनेजर हैं वो आपके पैसे को प्रॉपरली मैनेज करते हैं। और म्यूचुअल फंड में भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के फंड्स रहते हैं। आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की डेट में बैंक सेविंग इंटरेस्ट काफी कम हो गया है, तो उसके कंपैरेटिवली आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में भी अपना स्पेयर मनी रख सकते हैं। आप ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया लेकिन आपको यहाँ फॉर एग्जांपल अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा, तो कुछ पोर्शन आप अपनी कैपिटल का ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक यूएस मार्केट, जापान मार्केट, एशियन, यूरोपियन मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया में बहुत से ब्रोकर हैं जो फॉरेन मार्केट एक्सपोजर अलाउ करते हैं, जिनके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में फॉरेन एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपया शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहा, उसमें से आपने 5 लाख रुपया डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया इक्विटी मार्केट में, 2 लाख रुपया गोल्ड ईटीएफ एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपया लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपया लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में और 1 लाख रुपया ग्लोबल मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया। अब फॉर एग्जांपल इक्विटी मार्केट बेटर परफॉर्म नहीं करता, सो गोल्ड ईटीएफ एंड बॉन्ड्स के थ्रू आप अच्छा रिटर्न ले सकते हो। म्यूचुअल फंड्स जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो आपके पोर्टफोलियो को प्रॉपरली मैनेज करते हैं, और ग्लोबल मार्केट इंडियन मार्केट को अगर आउट परफॉर्म करता है तो वहां से भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज एसेट अलोकेशन। आपको कभी भी एक सिंगल स्टॉक में पूरा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 8, कॉर्पोरेट एक्शंस एंड मार्केट न्यूज। शेयर मार्केट में न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे वो कॉर्पोरेट से रिलेटेड हो या ग्लोबल बाजार से रिलेटेड हो। कॉर्पोरेट एक्शंस लाइक डिविडेंड, बोनस, बायबैक। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनीज या जो कंपनी अच्छा बोनस देती हैं उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डिविडेंड मींस जब कंपनी लगातार अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो अपने इन्वेस्टर्स को भी डिविडेंड का कुछ पोर्शन देती है। बोनस मींस आपको उस कंपनी के एक्स्ट्रा शेयर्स मिल जाते हैं। मान के चलिए आपने कंपनी के 100 शेयर्स बाय किए हुए हैं रिलायंस इंडस्ट्री के, तो अगर रिलायंस 1:1 बोनस देती है तो वही 100 शेयर आपके 200 शेयर बन जाते हैं। बायबैक, बायबैक के बारे में आपने सुना ही होगा। लास्ट मंथ टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना बायबैक अनाउंस किया, जिसमें कि कंपनी शेयर होल्डर से हायर वैल्यू पर अपने शेयर्स को खरीद लेती है। फॉर एग्जांपल टीसीएस 4000 पर ट्रेड कर रहा है और कंपनी कहती है कि मैं 4500 पर अपने शेयर्स को वापस खरीद रही हूं, सो इन्वेस्टर से कंपनी वापस अपना स्टेक बढ़ा लेती है। नंबर 2, टेक ओवर एंड मर्जर। क्या कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है या वो कंपनी किसी कंपनी में मर्ज हो रही है, ये भी अनाउंसमेंट्स आती रहती हैं। मेजर एक्सपेंशन प्लान। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि कंपनी के मेजर एक्सपेंशन प्लान क्या है, कंपनी अपनी कैपिटल को कहां पर एम्प्लॉयड कर रही है, ये सब हम न्यूज के थ्रू भी जान सकते हैं। नंबर 4, कॉर्पोरेट अर्निंग्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हर एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो क्वार्टरली बेसिस पे अपने रिजल्ट्स अनाउंस करती है। क्वार्टरली अर्निंग के थ्रू हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर पा रही है या नहीं, और एनुअली भी हम जज कर सकते हैं। अब ये जो महीना चल रहा है जनवरी ऑनवर्ड्स, मोस्टली कंपनीज के रिजल्ट्स अनाउंस हुए। रिसेंटली मारुति ने रिजल्ट अनाउंस किया और सिंगल डे में मारुति 5% जंप कर गया, जो कि एट प्रेजेंट 8500 के करीब ट्रेड कर रहा है। टीसीएस के रिजल्ट्स अनाउंस हुए, हालांकि आईटी कंपनी रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखी उन स्टॉक्स पे।
ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स, लास्ट 1 वीक में आपने देखा ही होगा, बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स वीक हुए और ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट सेल ऑफ देखने को मिला, और जिस वजह से इंडिया के बाजार भी अच्छा खासा करेक्शन में आए। निफ्टी जो कि 18,400 पर ट्रेड कर रहा था और एट प्रेजेंट 17,000 का लो निफ्टी ने लगाया। विद इन अ वीक कंटिन्यूसली 5 डेज 6 डेज मार्केट गिरता ही गया। सो कोई भी सेक्टर, कोई भी शेयर नहीं बचा जो गिरा हो। यूनियन बजट 1 फरवरी 2022 को आपको पता ही है कि यूनियन बजट अनाउंस होने वाला है। मिसेस निर्मला सीतारमन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बजट पेश करेंगी और बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर, टैक्सेशन को लेकर गवर्नमेंट क्या अनाउंसमेंट्स लेकर आती है, ये सब मार्केट देख रही है। और जिस भी सेक्टर को ज्यादा बूस्ट मिलेगा उस सेक्टर से रिलेटेड शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और बजट स्पेसिफिक डे पर मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहता है। सो अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो बजट डे पर आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इस दिन लगभग निफ्टी या सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी 500 से 1000 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करता है। आइदर साइड 500 पॉइंट अप, 500 पॉइंट डाउन, इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि ओवरऑल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करता है, रेगुलेट करता है। क्रेडिट पॉलिसी भी आरबीआई मैनेज करता है, जिसमें रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट डिसाइड किए जाते हैं। अगर रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट रिड्यूस किए जाते हैं, इसके इट मींस बैंकिंग लिक्विडिटी हायर प्रोवाइड होती है। और अगर कैश रिजर्व रेशो भी कम किया जाता है तो इससे इंडियन बैंकिंग सिस्टम के थ्रू मार्केट में हायर लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है। और अगर रेट्स इंक्रीज होते हैं, इट मींस मार्केट में लिक्विडिटी स्क्वीज हो रही है। सो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी आइडिया मार्केट के थ्रू लग जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, ये सब भी हमें ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये सभी हाईली सेंसिटिव सेक्टर्स हैं। इलेक्शन रिजल्ट, स्टेट इलेक्शंस या पूरे इंडिया में जब इलेक्शंस होते हैं तो मार्केट काफी अनसर्टेन रहता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, नई गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज लेकर आएगी और कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं। तो इन सभी न्यूज़ का हमें इन्वेस्टमेंट के दौरान या इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट से फर्दर न्यूज़ लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।